नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस्लाम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, इस्लाम को बाहरी बताना गलत है। भारत जितना नरेंद्र मोदी या भागवत का है उतना ही मेरा भी। मदनी ने कहा कि ये धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर की जमीन है और इसलिए इस्लाम को बाहरी कहना गलत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। अरे मोहन भगवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं। रंग से हमको क्या निस्बत, खुलम खुला बातें हो रही हैं। हिंदू के उत्थान से इस देश के सब लोग सुखी। ये हिंदू पहले समझते। 24 के रण से पहले देश में धर्म की जंग परवान पर चढ़ी है। बहस छिड़ गई है कि कौन सा धर्म कितना पुराना है। भारत में इस्लाम की एंट्री कब हुई, इसको लेकर तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या भारत में इस्लाम बाहर से आया है। संघ के कई नेता बार बार जोर देकर हाल के दिनों में कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और जो मुस्लिम है वो भी हिंदू धर्म से ही धर्मांतरण करके मुस्लिम बने। अब आजादी से पहले बना मुसलमानों का संगठन जमीयत उलेमा हिंद इस बहस में कूद पड़ा है। जमीयत के मुखिया ने सीधे तौर पर आरएसएस को जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम को भारत में बाहर से आया मजहब बताना गलत है। इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। महमूद मदनी इस्लाम को सबसे पुराना मजहब भी बताने से नहीं चूके। उनका कहना है कि भारत उतना ही उनका भी है जितना मोदी और भागवत का। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह। आखिर इस्लाम का भारत में कितना पुराना वजूद है, इसको लेकर बहस क्यों छिड़ी? इसके पीछे संघ के नेताओं के कुछ बयान है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ वक्त पहले कहा था कि भारत में रहने वाले सारे हिंदू हैं, जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं वो धर्मांतरण करके गए। भागवत के इसी बयान को लेकर लंबी बहस छिड़ गई थी। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। संघ के बयान पर जमीयत ने जो प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इससे पहले आक्रामक रुख रखने वाले ओवैसी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। भागवत के बयान के तुरंत बाद ओवैसी ने इस बात पर एतराज किया था। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लूरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर? ये आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। संघ हाल के कुछ वक्त से मुसलमानों को लेकर काफी अलग सोच के साथ सामने आया है। जिस देश में गो हत्या बड़ा मुद्दा है,
वहाँ संघ ने ये राय भी खुलकर बिना किसी लाग लपेट के रखी कि जो गोमांस मजबूरी में खाते हैं उनकी भी घर वापसी के लिए संघ तैयार है। वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। यह गुरुजी ने एक है हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। जमीयत के बयान में अब कुछ कुछ सियासी लाइन भी दिख रही है, लेकिन जहां तक मोदी सरकार का ताल्लुक है तो उसने बार बार जोर देकर कहा है कि वो सबका साथ, सबका विकास में यकीन करती है। आज भी महमूद मदनी के बयान के बाद यूपी के मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी सामने आए और कहा कि देश में सभी जातियां और मजहब बराबर है और मोदी सरकार सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। हम सभी देश के कोई भी जाति धर्म के मजहब के लोगों, सबके लिए देश बराबर है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कल नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और इसके बाद वो मुंबई में गए जहाँ मुस्लिम समाज के एक हमारे यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो उन्होंने दर्शाया कि विकास, समाज, ये सब साथ चलना चाहिए और ये सब हमारे समाज का अहम अंग है। जमीयत ने भले ही सीधे तौर पर संघ के नेताओं के बयान के जवाब में बयान दिया हो, लेकिन ये साफ है कि 24 का चुनाव करीब आते आते जमीयत सियासी तौर पर भी सक्रिय हो रहा है। रामलीला मैदान में जमीयत ने आज ही एक बड़ा कार्यक्रम किया। इससे जो मुद्दे उठाए गए उनसे साफ है कि जमीयत की लाइन सियासी भी है। आज के सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किए गए। मसलन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कानून बना तो ये विविधता पर चोट होगा। मदरसों के खिलाफ कुछ सरकारें दुष्प्रचार कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदला नहीं जा सकता है। इसको खत्म करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा। ऐसा लगता है कि जमीयत भी धार्मिक मुद्दों के साथ सियासी मुद्दों पर भी बैटिंग कर रही है और आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दों की गूंज और साफ और तेज सुनाई पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। एक तरफ मदनी के बयान पर राजनीति है तो दूसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में धर्म के मैदान पर खुल चुका है। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले समाजवादियों को हिंदू विरोधी कहने वालों को ही हिंदू विरोधी ठहराया तो आज बारी संगीत सोम की थी। संगीत सोम ने सीधे तौर पर समाजवादियों को जिन्ना की सोच वाला बताया। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। इस देश के अंदर हिंदू हो या मुसलमान, सभी को भारत माँ को अपनी माँ मानना चाहिए। समझ में नहीं आता तो ये जिन्नावादी सोच क्यों बना रहे हैं, क्यों जिन्नावादी सोच के साथ प्रदेश में आ रहे हैं। जैसे जैसे कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, खासतौर पर यूपी में सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में एक अलग तरह का मुकाबला है। खुद को बड़ा और असली हिंदू दिखाने की जंग यहाँ परवान पर चढ़ी है। अखिलेश यादव एक तरफ जातीय समीकरण साध रहे तो हिंदू और हिंदुत्व के मोर्चे पर भी बीजेपी की मजबूती की काट ढूंढ रहे हैं। अखिलेश एक तरफ रामचरितमानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करते हुए दिखते हैं तो दूसरी तरफ मंदिरों में पूजा अर्चना करके संभावित नुकसान को टालने की भी कोशिश करते दिखते हैं। अब अखिलेश ने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी कहने वाले खुद हिंदू विरोधी है। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि चुनौती देश के सामने है, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना। क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो जाएगी? अखिलेश खुद की मुस्लिम परस्त की छवि नहीं बनने देना चाहते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने भी मजबूती के साथ उनको इसी मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी को पता है कि यही समाजवादी पार्टी की कमजोर नस है। फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अखिलेश की सोच को जिन्नावादी बता दिया और ये भी जोड़ दिया कि पश्चिमी यूपी तो मिनी पाकिस्तान बन रहा है। तो समझ में नहीं आता तो ये जिन्नावादी सोच ये क्यों बना रहे हैं, क्यों जिन्नावादी सोच के साथ प्रदेश में आ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। अभी स्थिति अभी पाकिस्तान उन्होंने देखा नहीं। पाकिस्तान की रोज स्थिति देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। संगीत सोम ने अखिलेश पर सीधा धावा बोला तो बीजेपी ने कुछ दूसरे बड़े नेता भी सोम की बात की तस्दीक करते नजर आए। साफ है कि अखिलेश के बयान पर सियासी पलटवार हो रहा है। इस देश के अंदर हिंदू हो या मुसलमान,
सभी को भारत माँ को अपनी माँ मानना चाहिए और भारत के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सोच तो है ही मतलब इस प्रकार की, जिसमें वोट की भूख में, वोट के लालच में वह किसी भी मर्यादा की सीमा को लांघा करते हैं। लेकिन उनको अब ये पता चल गया है कि अब जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति और केवल एक जिले की राजनीति से उनकी राजनीति में वापसी संभव नहीं। इतना तो तय है कि हिंदू मुसलमान की सियासी लड़ाई अगर कहीं सबसे तल्ख रूप से दिखेगी तो वो यूपी की जमीन पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की यह खबर, दिल्ली के मेहरौली इलाके में घरों को तोड़ा जा रहा है। जिन घरों पर बुलडोजर चल रहा है उन्हें अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है और जिस घर को बनाने के लिए लोग जिंदगी भर की कमाई लगा चुके हैं उसी घर को अब उनकी आंखों के सामने तोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कुछ हो जाए हम हटेंगे नहीं। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, उम्र भर की कमाई लग जाती है, तब जाकर कहीं आशियाना मिलता है। कई बार तो पीढ़ियां निकल जाती हैं, फिर भी अपना घर नसीब नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में ये क्या हो रहा है? घरों को तोड़ा जा रहा है, जिन्हें अवैध ढांचा बताकर बुलडोज किया जा रहा है। वो किसी की उम्र भर की कमाई है। वो सामने जहां पर कुछ कपड़े भी हैं, आप देखिए बालकनी से, वहां से वो लोग देखिए, ये परिवार के लोग जिनकी इस बिल्डिंग को सालों से यहां से लोग रहते आ रहे हैं, यहां पर ऊपर लोग मौजूद हैं जिनके आंखों में आंसू हैं, वो रो रहे हैं। नीचे आप देखिए, नीचे लोग मौजूद हैं, अपने घरों से निकलने के लिए लोग तैयार नहीं है। बहुत पुरानी उनका कहना है कि ये रजिस्ट्री है और दूसरी तरफ एक और चीज उनका जो कहना है कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया था। ये दिल्ली का मेहरौली इलाका है। यहाँ वर्षों पहले बने घरों को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर से इन इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। डीडीए इन मकानों को इसीलिए तोड़ रहा है क्योंकि ये मकान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पर बने हैं। डीडीए इन इमारतों को अवैध बता रहा है। निवासी कह रहे हैं कि हमने जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, एमसीडी को टैक्स दिया है। अगर ये इमारत अवैध थी तो फिर रजिस्ट्री कैसे हुई? कोर्ट के पास गया कौन? हम 5000 लोग हैं, वो 5000 लोगों की तो सुने कोर्ट, किसी को तो बुलाया ही नहीं। आपने आपस में लड़े, आपस में जीते और आपस में आपने फैसला कर लिया। हम रहते रहते अचानक से आपने आके बुलडोजर चला दिया। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आप ये सोचिए G20 होने वाला है समिट। आप एक तरफ टर्की में पूरी फोर्स भेज रहे हैं, मदद दे रहे हैं, इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में मदद करने में आगे आता है दूसरे लोगों को। और यहाँ जो बसे हुए आशियाने हैं, जो बेचारे लोग रह रहे हैं मोहब्बत से सालों से, और उनको आप उजाड़ रहे हैं। डीडीए का बुलडोजर शनिवार को जब मेहरौली इलाके में पहुंचा तो यहाँ के रहवासियों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों को टूटते हुए देख नहीं सकते थे, इसलिए प्रशासन की चेतावनी के बाद भी मकानों से बाहर निकले ही नहीं। पुलिस ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया, मीडिया को भी एक दायरे में सीमित कर दिया। दरअसल कुछ यहाँ पर जो बिल्डिंग है, बताया जा रहा है कि उनको स्टे भी उन्होंने यहाँ पर जो था वो ले लिया है। हालांकि देखिए, इस तरफ आगे पुलिस जाने से हमें रोक रही है। आगे आप देखिए, और बुलडोजर इस तरफ आगे गए हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या यहाँ के हालात है। आप देखिए, इसके आगे यहाँ पर पुलिस ने जाने से रोक लगाई है और वो देखिए, वो सामने इस बिल्डिंग को दरअसल देखिए, इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, वो देखिए खिड़की में आप देखिए, खिड़की में सामने आप वो देखिए, वहां पर एक शख्स मौजूद है जिस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। आप नीचे से देखिए, वहां पर लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मेहरौली में कई आशियाने उजड़ चुके हैं, कई और उजड़ेंगे क्योंकि डीडीए ने नोटिस दिया कि अवैध कब्जा या तो खुद तोड़ दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी मामले को लेकर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली में तोड़े जा रहे घरों को गलत बताया है।
डीडीए को कहा है कि ये एक्शन तुरंत रुकना चाहिए, बुलडोजर को रुकना चाहिए। केजरीवाल ने डीडीए को तोड़फोड़ रोकने को कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि डीडीए की ये कार्रवाई ठीक नहीं है और इसे फिर से एक बार इस पर विचार किया जाए। फिलहाल बुलडोजर को रोका जाए। बुलडोजर चल रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री डीडीए को यह कह रहे हैं कि इस तोड़फोड़ को रोक दीजिए। महरौली में बुलडोजर का एक्शन जो है वो इस वक्त भी चल रहा है। डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर बने इन घरों को तोड़ने की कार्रवाई इस समय चल रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो वर्षों से यहां पर रह रहे हैं और बिना किसी नोटिस के, बिना टाइम दिए अब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने महरौली बुलडोजर को लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने बुलडोजर की कार्रवाई पर बीजेपी को जमकर घेरा है। उसमें कोर्ट के भी आदेश हैं और मैं तो कल मीडिया पे देख रहा था कि किस तरह से जिन लोगों ने घरों की रजिस्ट्री तक करा रखी है उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को करना तो कुछ आता नहीं है, तोड़ना ही आता है। संविधान तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तोड़ेंगे, लोगों के बने बनाए घरों को तोड़ेंगे। बीजेपी कुछ बनवा भी दे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और एलजी यानी कि मुख्यमंत्री और एलजी की लड़ाई अब बिजली तक पहुंच गई। एलजी ने डिस्कॉम बोर्ड से आम आदमी पार्टी के मनोनीत सदस्यों को हटाकर आम आदमी पार्टी को एक झटका दिया। एलजी ने संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप के बाद आप नेता जैस्मिन शाह, नवीन गुप्ता को डिस्कॉम बोर्ड से बाहर कर दिया। आपने कहा कि ये गलत है, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस निर्णय पर असहमति व्यक्त की, इसे गलत बताया। 4 साल पहले से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिल्ली की सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसको 4 साल बाद पलटने की एक नई रीति शुरू की है इन्होंने। कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानूंगा, 4-4 साल पुराने फैसले पलटूंगा। फिर तो 20 साल पुराने फैसले भी आप पलटने लगोगे इस तरह से। फिर तो आप 10 साल पुराने फैसले उठा के पलटने लगोगे। ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? आपके पास संविधान में केवल और केवल 3 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज एक और लूट के ऊपर अंकुश लगाते हुए बीएससीएस यमुना और बीएसएस राजधानी, जो कि रिलायंस की कंपनियां हैं, जो दिल्ली में बिजली बेचती हैं, उनको आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन जैस्मिन शाह, नवीन एनडी गुप्ता जो कि एक राज्यसभा मेंबर के बेटे आम आदमी पार्टी के, उमेश त्यागी और बाकी यादव जो लोग थे, जिन लोगों ने रिलायंस को 8000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। 8000 करोड़ रुपया ये प्राइवेट डायरेक्टर बनकर गए, जहां पर पहले सरकारी डायरेक्टर होते थे जो कि आईएएस अफसर होते थे, उनकी जगह आम आदमी पार्टी ने इनको डाला और फिर इनके माध्यम से जो दिल्ली सरकार को पैसा देना था रिलायंस ने, उसको 8000 करोड़ रुपए को माफ कर दिया। इतनी बड़ी लूट है अब तक की। गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर हैं। हैदराबाद में आईपीएस पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद पर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमने पीएफआई पर और आतंक पर टोटल कंट्रोल किया है। सुनिए। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर कानून का मजबूत फ्रेमवर्क, एजेंसियों का सशक्तिकरण और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके कारण टेररिज्म की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। हमारी एजेंसियों की वैश्विक भागीदारी भी बढ़ रही है। इंटरपोल जनरल की असेंबली भारत में होना, नो मनी फॉर टेरर में टेररिज्म और टेरर फाइनेंस के विषयों में भारत ने नेतृत्व प्रदान करना, एक वैश्विक रूप से हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की स्वीकृति का परिचायक। पीएफआई पर बैन लगाकर एक बहुत सफल उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में देश भर की पुलिस ने
एक साथ एक ही दिन में सफल ऑपरेशन कर पीएफआई जैसे संगठन को बैन कर एक सफलता हासिल की। ये बताता है कि हमारा लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट कितना सुदृढ़ और मजबूत हुआ है।